Hi everyone, welcome to our YouTube channel for CUET 2025. Okay, so as you all know, we have been on this path where we are discussing all the topics, all the concepts, important aspects of the topics from the area logical reasoning. Okay, so we started with the basic introduction की logical reasoning में करना क्या होता है, क्या हमारे पास में topics होते हैं, followed by the first topic that was analytical puzzles. Then हमने puzzles के अंदर ही और एक niche area pick करा, that is puzzles based on सिटिंग अरेंजमेंट. और सिटिंग अरेंजमेंट में भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था लीनियर अरेंजमेंट. और आज वाले वीडियो के अंदर कंटिन्यूइंग ऑन द सेम पाथ वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू सर्कुलर अरेंजमेंट. एंड ऑब्वियसली सिर्फ थ्योरी नहीं, कंसेप्ट्स के साथ साथ में उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे. ओके, चलिए सो गाइस बिगिन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, देखिए लीनियर अरेंजमेंट हम लोगों ने डिस्कस करा था. ठीक है, अब अगर मैं यहां पे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं तो एक बार के लिए वीडियो पॉज करके आप सब लोग सोचना. लेट्स से आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर. ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट. लीनियर सर्कुलर में डिफरेंस क्या है? एंड जनरली जब क्लास के अंदर ये चीज स्टूडेंट से पूछी जाती है तो सबसे पहला आंसर स्टूडेंट्स का ये आता है कि सर लीनियर के अंदर हम लोग एक रो के अंदर अरेंज करते हैं, जबकि सर्कुलर में हम सर्कल पे अरेंज करते हैं. क्या ये जरूरी है कि हमेशा सर्कुलर अरेंजमेंट में हम सर्कल पे ही अरेंज करें? इज इट अ कंपल्शन? आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर बेसिकली होता क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि आप चीजों को अरेंज कर रहे हो किसी भी एक क्लोज्ड लूप में. ठीक है, क्लोज लूप. इट कैन बी अ सर्कल. ठीक है, देखिए ये सर्कल भी हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन बी अ हेक्सागन. एंड देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टेंसेस वेयर वी हैव फाउंड और द क्वेश्चंस वर आस्क्ड based on the fact where people were made to sit around a hexagon or a square or a rectangle. Okay, so डिफरेंस इस चीज का नहीं है कि वो सर्कल और रो है. डिफरेंस बेसिकली ये है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में एक सर्कुलर लूप पे आप अरेंज कर रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर कोई एंड्स नहीं होते. देयर आर नो एंड्स. ठीक है, इसकी हमने बात करी थी कि लीनियर और सर्कुलर के अंदर, लीनियर अरेंजमेंट में देखो हम क्या करते थे, एक रो के अंदर लोगों को बैठा रहे हैं. ठीक है, हम लोगों ने सारे टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे. तो सबसे पहला टाइप क्या था? वेयर पीपल आर सिटिंग इन अ रो एंड एवरीवन इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन. दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट. सो किस तरीके का अरेंजमेंट हमने देखा था? उसके अंदर हमने देखा था एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे कि पीपल वर फेसिंग द सेम डायरेक्शन बट दे वर सिटिंग इन अ रो. ठीक है, अब जब भी आप रो के अंदर अरेंज करते हो तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फिर से एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, ये डिस्कस करा था कि लेट्स अज्यूम एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. तो हम बोल देंगे दिस इज द लेफ्ट एंड एंड दिस इज द राइट एंड, राइट. ये हमने क्या डिफाइन करे थे? एंड्स डिफाइन करे थे. और इनकी जगह अगर मैं ऐसा बोलूं सिंपली कि रो के अंदर जब भी आप अरेंज करते हो, वेदर इट इज अ लीनियर हॉरिजॉन्टल रो या फिर वर्टिकल रो है, कभी भी रोज के अंदर हम अरेंज करते हैं तो देयर इज अ डेफिनेट बिगनिंग एंड डेफिनेट एंडिंग. अब आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, आप ये क्यों बता रहे हो? ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इस पर्टिकुलर फैक्ट की वजह से, because of the fact that in a closed loop there is no definite beginning and no definite ending, there are certain statements which are supposed to be interpreted in a different way. ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स को अलग तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ता है जब हम लीनियर अरेंजमेंट की बात करें और जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है. देखिए, इस पे ऐसे लिखने के लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये टेक्निकलिटी आपको पता होनी चाहिए कि भाई लीनियर अरेंजमेंट के अंदर एंड्स होते हैं. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाता हूं. अरेंजमेंट के अंदर एंड्स होने से फायदा क्या हो रहा है? हमने लीनियर अरेंजमेंट में सब लोगों ने डिस्कस करा था कि मैं किसी भी एक पर्सन की पोजीशन दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं. ठीक है, एक तो किसी दूसरे पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सी की पोजीशन यहां पे डिफाइन करने जाता हूं, ठीक है, इफ आई से कि व्हाट इज सीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ए इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये फर्स्ट राइट और ये हो गया आपका सेकंड राइट. तो सी की पोजीशन क्या होगी? ए के रिस्पेक्ट में सेकंड टू द राइट ऑफ ए. ठीक है, दिस सीम्स वेरी सिंपल, सेकंड टू द राइट. लेकिन मुझे ये सोच करके बताइए कि भाई यहां पर ये सिर्फ यही तरीका है क्या कि सी की पोजीशन में किसी दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूं? क्या मैं किसी एंड के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं कर सकता? आंसर इज यस, हम बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? मैं ये भी तो बोल सकता था कि सी लेफ्ट एंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस पे है. ठीक है, एंड फॉर दैट मैटर अगर मैं एक रो के अंदर अरेंजमेंट बनाता हूं 3,
चार लोग हैं और मैं यहां पर ए को डिफाइन करता हूं एंड आई एम अज्यूमिंग कि दे आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज एज पोजीशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए की पोजीशन क्या है? तो क्या आप ए की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड से सेकंड प्लेस पे है या फिर राइट हैंड से थर्ड प्लेस पे है। दिस इज वेरी सिंपल, राइट? लेकिन सोच के देखो, अगर मैं इसी की जगह आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट दे दूं, ठीक है, लेट्स से मैंने इस तरीके से एक सर्कल बनाया एंड मैंने इस सर्कल के चारों तरफ कुछ सीट्स अरेंज करी, 8 सीट्स, ओके, और मैं यहां पर आपको बोल देता हूं कि भाई ए सिटिंग एट दिस प्लेस, राइट? एंड आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाट इज एज पोजीशन। क्या आप ए की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं? क्या इंडिविजुअल पर्सन की कोई पोजीशन डिफाइन की जा सकती है? आंसर इज नो। एक और यहां पे बोनस क्वेश्चन, लेट्स से मैंने एक सर्कल इसी तरीके से बना रखा है एंड आई हैव मेड 8 सीट्स अराउंड दिस सर्कल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। 8 सीट्स मैंने यहां पे बनाई हैं और मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं कि से सपोज देयर इज दिस गाय श्याम, जिसको मैंने बोला कि भाई गो एंड सिट एट वन ऑफ द सीट्स हेयर, ठीक है। तो शाम के पास में कितने तरीके हैं यहां पर बैठने के लिए, ठीक है। ये वैसे तो नंबर ऑफ वेज, सर्कुलर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डोमेन में चला जाता है, बट अगर बेसिक लॉजिक की बात करें, शाम के पास में कितनी सीट्स हैं? या फॉर एग्जांपल ए को मैंने यहां पे बोला था कि आप जाकर के बैठो इनमें से किसी एक सीट पे, तो ए के पास में कितने तरीके थे बैठने के? बहुत बार हम टेम्प्ट होते हैं आंसर करने के लिए कि सर देयर वर 8 सीट्स, तो 8 तरीके थे, देयर वर 8 डिफरेंट वेज इन विच ए कुड हैव बीन सीटेड। द आंसर इज नो। ए के लिए सिर्फ एक ही तरीका था। व्हाई? बिकॉज ऑल दी सीट्स वर आइडेंटिकल। क्यों? बिकॉज देयर आर नो एंड्स, ठीक है। हाउ इज दिस सीट 1 एंड 2 डिफरेंट? ये डिफरेंट नहीं है, until unless I number them they are identical। तो ए के पास में कितने तरीका था? एक ही तरीका था। ए हैड ओनली वन वे हेयर, एंड जिन लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है या नियर फ्यूचर में आप पढ़ोगे भी, क्योंकि पीएनसी के बेसिक्स आपके सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के अंदर भी आते हैं, तो आप रियलाइज करोगे कि एन लोगों को एन सीट्स पे सर्कुलर परम्यूटेशन में बैठाने के कितने तरीके होते हैं? देयर n-1 फैक्टोरियल वेज। ये -1 क्यों आ रहा है भाई? एक n सीट्स हैं, 8 लोगों को 8 अलग अलग चेयर्स पे अरेंज करना है, तो कितने तरीके हैं? 8 फैक्टोरियल वेज इफ नन ऑफ देम इज रिपीटेड। या 8 लेटर से 8 लेटर का वर्ड बनाना है, कितने तरीके हैं? 8 फैक्टोरियल, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो। लेकिन सर्कुलर के अंदर हम n-1 फैक्टोरियल की बात करते हैं। ये -1 क्यों आ रहा है? बिकॉज इनिशियली द सीट्स आर आइडेंटिकल, ओके। अब ए के बैठने के बाद में ये सीट्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो इसीलिए आंसर इज n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। चलिए, मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, लेट्स कम बैक टू रीजनिंग। वापस रीजनिंग पे आते हैं। सो माय पॉइंट वाज कि यहां पे एक इंडिविजुअल पोजीशन पर्सन की पोजीशन डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे एंड्स नहीं होते हैं, एंड इसी रीजन से कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंटली जज करेंगे, डिफरेंट तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे। अब ये कौन से स्टेटमेंट्स हैं, किन बातों का यहां पे इस चीज से फर्क पड़ता है कि पोजीशन डिफाइंड है या नहीं है, जरा उस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब देखिए, एक्चुअल में वी आर मूविंग ऑन टू द बिजनेस एंड की किस तरीके से चीजें डिफर करती हैं। चलिए, एक सिंपल सा मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि ए सेट्स टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट्स हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी डिकोड करे थे, हमने वहां पे प्रैक्टिस भी करी थी, ठीक है। मैंने आपको बोला ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी। अब अज्यूम करा जाए कि बी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो ए कहां पर हो सकता है? ए बी के राइट में किसी भी प्लेस पे आ सकता है, 2 3 4 5 6 किसी भी प्लेस पे हो सकता है, राइट? आप सब यही बोलोगे, क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि सर यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? डायरेक्शन मेंशन्ड है, पोजीशन तो आपने बताई ही नहीं है। और ये मैंने बोला था कि सिटिंग अरेंजमेंट में 2 चीजों का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा एज अ कंडीशन, या तो पोजीशन, डायरेक्शन, या फिर जनरली दोनों साथ में दिए जाते हैं कि कौन सी पोजीशन पे है, कौन से डायरेक्शन में है, या फिर एट टाइम्स आपको सिर्फ एक ही दिया जाता है, विच इज दिस केस, जहां पे कि मैं सिर्फ राइट बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि भाई ए के लिए मेरे पास में कितनी चॉइसेस हैं? आई हैव 5 चॉइसेस फॉर ए, 2 3 4 5 एंड 6। इन 5 जगह पे मैं कहीं पर भी बैठा सकता हूं। लेकिन अगर इसी के अंदर मैंने इमीडिएट वर्ड का यूज कर लिया, जो मैंने सेकेंड स्टेटमेंट में करा है, ठीक है, तो क्या अब भी यहां पर ए के पास में 5 चॉइसेस होंगी? नहीं। अब आप बोलोगे कि सर आपने पोजीशन डिफाइन कर दी है, आपने बोल दिया है कि बी के इमीडिएट राइट पे ए आना चाहिए, यानी ए को मैं यूनिकली अरेंज कर सकता हूं एट प्लेस 2। ठीक बात है। चलिए, अब जरा इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को हम सर्कुलर अरेंजमेंट में ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ए सिट्स
टू द राइट ऑफ बी एंड ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। चलिए अब अभी के लिए क्योंकि हमने डायरेक्शंस डिस्कस नहीं करे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि ये डायरेक्शन है जो कि बी का राइट है। ठीक है, वैसे कुछ लोग यहां पे देख करके समझ पा रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अभी इवेंचुअली मैं डायरेक्शंस को डिटेल में भी डिस्कस करूंगा सर्कुलर अरेंजमेंट में। पहले यहां पे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर डिफरेंस, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, लेट्स सी कि अगर ये राइट है तो मैं ए को कहां अरेंज कर सकता हूं। अब देखिए, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो ए को मैं यहां पर अरेंज करूंगा। इमीडिएट के केस में तो बात बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम आती है या डिफरेंस क्रिएट होता है इस स्टेटमेंट में कि ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी बोल दिया, अब कहां अरेंज करें। तो कई बार दिमाग में ये आता है कि भाई ये भी राइट हो सकता है, ये भी राइट हो सकता है, ये भी राइट हो सकता है, तो राइट तो कहीं पर भी हो सकता है। फिर इस तरीके से आप देखेंगे तो कोई बोलेगा कि सर यहां पर भी आप बैठा सकते हैं, ये भी क्या होगा, राइट ही है, क्योंकि हम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम करके आए हैं, तो है तो राइट में। लेकिन फिर एक दूसरा काउंटर स्टेटमेंट ये भी आ सकता है कि सर नहीं, ये तो लेफ्ट हो गया। तो आप फिर से थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक हिंट ले रहा हूं। नेकलेस वाले क्वेश्चन, गार्लैंड वाले क्वेश्चंस में याद करो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 करते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने पीएनसी नहीं पढ़ा है वो अब इवेंचुअली पढ़ लेंगे, क्योंकि वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता है, राइट। अब यहां पर देखो, हमें यहां पे करना क्या है, बेसिकली A sits to the right of B and A sits to the immediate right of A। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दिया जा रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखना, इमीडिएट के केस में तो ऑब्वियसली आप कभी गलती नहीं करोगे, आप इमीडिएट प्लेस पे ही, इमीडिएट राइट पे ही बैठाओगे। लेकिन अगर मैंने A sits to the right of B भी बोला है, अगर मैं इमीडिएट वर्ड ना भी यूज करूं तो भी A कहां पर आएगा, A आएगा B के इमीडिएट राइट पे। यानी कि इन सिंपल टर्म्स मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सर्कुलर अरेंजमेंट में इमीडिएट वर्ड का यूज होना कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, सर्कुलर अरेंजमेंट में इमीडिएट वर्ड का यूज होना कोई कंपल्शन नहीं है। आपको बोला जाए राइट ऑफ, लेफ्ट ऑफ, या फिर मैं इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट बोलूं, डज नॉट मैटर, दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है। राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ का मतलब भी क्या होगा, एडजेसेंट राइट या फिर एडजेसेंट लेफ्ट। तो डायरेक्शंस डिफर कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट वर्ड के यूज होने से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। अगर राइट ऑफ बोलूंगा तो भी आपको इमीडिएट राइट पे बिठाना है, अगर इमीडिएट राइट बोलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है आप वैसे भी बिठाने वाले थे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट यहां पे टेक अवे क्या, इमीडिएट वर्ड का यूज होना इज नॉट अ कंपल्शन। किसके अंदर, सर्कुलर अरेंजमेंट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे पोजीशन डिफाइन करने का तरीका ही एक है कि आप किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन डिफाइन कर सकते हो। ऑल्सो आप सोच के देखो, किसी ने बी को यहां बिठाया, ए को इधर इस पोजीशन पे बिठा दिया। इसकी जगह मान लो कोई बंदा है जो बोलता है कि सर मेरा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा जिसमें कि मैं शुरुआत ही कहीं और से करूंगा। ठीक है, लेट्स से मैंने आपको बोला बी यहां पर बैठा हुआ है तो उसके लिए ए यहां पर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग हैं, ये गलत हो गया इनमें से कोई एक, नहीं, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्योंकि रिलेटिवली पोजीशन डिफाइन की जाती है इसलिए इमीडिएट वर्ड को एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, या फिर आप बोल दीजिए कि राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ के केस में हमेशा हम मान करके चलेंगे कि वो इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट ही होगा। इन दोनों इस वर्ड के यूज होने ना होने से सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, लीनियर में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए, जैसे हमने यहां पे इमीडिएट वर्ड की बात करी है, ऐसे ही एक और स्टेटमेंट है जिसको आपको ढंग से इंटरप्रेट करना आना चाहिए, विच इज दिस। ओके, क्या कह रहा है यहां पे स्टेटमेंट, ए सिट्स बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इसको ये फर्स्ट सिनेरियो के अंदर यहां पे इंटरप्रेट करता हूं तो आप बोलेंगे कि सर बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, ये तो लीनियर अरेंजमेंट है, ये हमने पिछली क्लास में फिर से डिस्कस करा था। तो बिटवीन के केस में तो यहां पे 2 पर भी आ सकता है, 3 पर भी आ सकता है और 4 पर भी आ सकता है, क्योंकि तीनों ही सीट्स क्या है, ए और बी और सी के बीच में है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसकी जगह अगर मैंने बोला होता ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, तो आप बोलते कि सर अब आपने पोजीशन डिफाइन कर दी है, अब ए कहां पर आएगा, बी और सी के एग्जैक्टली बीच में आएगा। एग्जैक्टली बोलने से क्या पर्पस सर्व हुआ, एग्जैक्टली बोलने से मैंने आपको यह बता दिया कि जितना दूर ए सी से है उतना ही दूर ए बी से भी होगा, या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि जितने लोग ए और सी के बीच में होंगे उतने ही लोग ए और बी के बीच में होंगे। दैट मींस ए हैज टू बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ बी एंड सी। ओके, व्हाई, बिकॉज आई एम सेइंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, लेकिन देयर इज द सेकेंड एक्सेप्शन की सर्कुलर अरेंजमेंट में
एग्जैक्टली वर्ड जो है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली वर्ड की बात कर रहे हैं। तो जैसे इमीडिएट यूज होना कंपल्शन नहीं था, उसी तरीके से एग्जैक्टली वर्ड का यूज होना भी सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई कंपल्शन नहीं होगा। यानी कि मैं आपको कहूं कि ए सिट्स बिटवीन बी एंड सी, या मैं आपको बोलूं ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, आपको हमेशा क्या डिफाइन करना है, आपको डिफाइन करना है कि बी एंड सी शुड बी इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए। बी और सी क्या होने चाहिए, ए के इमीडिएट नेबर्स होनी चाहिए। यानी कि एग्जैक्टली वर्ड यहां पर मान करके आप इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। ये दो बेसिक कंडीशंस हैं। देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदलता है लीनियर और सर्कुलर के अंदर, लेकिन ये एक चीज है, ये एक पॉइंट है जहां पर कि कई सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि सर एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं करा तो ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो हम कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं सी को, तो आइदर वे आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो बीच में बैठ ही रहे हो, है ना। अच्छा हाँ, यहां पे एक पॉइंट और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये मत सोचना कि सर इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ए तो बी और सी के बीच में नहीं आया है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज यहां पर अलग उनके डायमेंशंस हैं, अलग जगह पे काम में लिया जाता है, लेकिन आप ऑल्टरनेटिव नहीं सोच के चलेंगे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, ऑल्टरनेटिव नहीं सोचने का मतलब क्वेश्चन आंसर करते वक्त सोचना है, लेकिन यहां पे इमीडिएट यानी कि एग्जैक्टली वर्ड के केस में आपको यह आर्ग्यूमेंट नहीं देना है कि सर यहां से काउंट करूंगा तो ये बीच में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिलेटिवली पोजीशन डिफाइन की जा रही है। हमेशा ध्यान रखना, बिटवीन का जो मतलब है, जब भी मैं सर्कुलर अरेंजमेंट में बात करूंगा किसकी, बिटवीन की, ठीक है, तो बिटवीन मैं कब किस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, बिटवीन मैं यूज कर रहा हूं एडजेसेंट नेबर्स को डिफाइन करने के लिए। किसके लिए काम में ले रहे हैं, एडजेसेंट नेबर्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, इमीडिएट नेबर्स को डिफाइन करने के लिए। मैंने बोला ए इज बिटवीन बी एंड सी, इसका मतलब है बी एंड सी हैव टू बी द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर मैंने इमीडिएट वर्ड का यूज नहीं करा था, मैंने बोला राइट ऑफ या लेफ्ट ऑफ, तो यहां पे राइट बोलूं या लेफ्ट बोलूं, ठीक है। अनटिल अनलेस आई डेलिबरेटली मेंशन सम पोजीशन, मैं बोलता हूं सेकंड टू द राइट, तो ऑब्वियसली सेकंड प्लेस पे बिठाना है, लेकिन अगर मैं कोई पोजीशन नहीं दे रहा हूं तो हम मान करके चलेंगे कि वो कौन सी पोजीशन होगी, वो इमीडिएट राइट या फिर इमीडिएट लेफ्ट ही होगा। ओके चलिए, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि अराइज होते हैं, द पॉइंट्स विच अराइज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहां पे पोजीशन सिर्फ और सिर्फ रिलेटिवली डिफाइन की जाती है। ओके लेट्स मूव अहेड। अब काफी देर से हम पोजीशंस की बात कर रहे हैं, तो भाई पोजीशंस के हमने कुछ कीवर्ड्स नोटिस करे थे, लीनियर अरेंजमेंट में हमने कीवर्ड्स देखे थे। लेट्स सी कि यहां पर भी वो सेम एप्लीकेबल है या क्या ऐसी कुछ सर्टेन पोजीशंस हैं जो कि यहां पर एप्लीकेबल नहीं होती हैं, यहां पर नहीं दी जाएंगी। देखते हैं, देखिए सेकंड थर्ड, ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है पोजीशन डिफाइन करने का, ये हमेशा दिया गया होगा, ठीक है। फिर 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस, याद दिला देता हूं, अभी कभी भी n प्लेसेस से आपको ये इंटरप्रेट करना है कि बीच में कितने लोग होंगे, तो ध्यान रखना n-1 लोग होते हैं। तो 2 प्लेसेस टू द राइट, 3 प्लेसेस टू द राइट, ये जनरली सर्कुलर अरेंजमेंट में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, काफी यूज किया जाता है इस तरीके की लैंग्वेज का। तो रिमेंबर देयर आर, अगर 2 प्लेसेस टू द राइट बोला है, देयर हैज टू बी 1 पर्सन ऑन द राइट हैंड साइड इन बिटवीन दोस टू गाइस। ओके नेक्स्ट, एडजेसेंट इमीडिएट, अभी बात हुई कि एडजेसेंट और इमीडिएट वर्ड का यूज होना कोई कंपल्शन यहां पर नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए ऑपोजिट वाली कंडीशन किस तरीके से दी जाती है, मैं आपको बोलूंगा ए सिट्स ऑपोजिट टू ए, ठीक है। मैं अपन एक बार लिख भी लेते हैं इसको। लेट्स से मैंने आपको बोला ए सिट्स ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट टू बी। ओके अब आप बोलोगे कि सर ऑपोजिट वाला कैसे आइडेंटिफाई करें, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है। ऑपोजिट, एक चीज तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑपोजिट वाली कंडीशन सिर्फ तब दी जाएगी जब आपको इवन नंबर ऑफ पीपल का अरेंजमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। सर्कल के अंदर ऑपोजिट वाली कंडीशन कब दी जाती है, जब देयर आर इवन नंबर ऑफ पीपल टू बी सीटेड अराउंड अ सर्कल। जैसे मैंने इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनाया, तो देयर आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कल। ओके वन मोर पॉइंट, अरेंजमेंट बनाना कैसे है, तो गाइस हमेशा याद रखना कि यू हैव टू मेक पीपल सिट एट इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे प्रोट्रैक्टर यूज करें, डी को यूज करें, ऐसे हम कैसे मेजर करेंगे इक्वल डिस्टेंस है, अंदाजे से टू द बेस्ट ऑफ योर आइडिया आपको इक्वल डिस्टेंसेस पे बिठाना है। 8 लोग हैं, इट इज वेरी सिंपल टू मेक देम सिट एट इक्वल डिस्टेंसेस, मेक 4 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, ठीक है, यानी कि 4 पेयर बनेंगे जिसमें कि वन ऑफ देम विल बी ऑपोजिट टू द अदर पर्सन। तो देखिए ये ऑपोजिट आएगा, ये इधर ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है,
ठीक है, ये ऑपोजिट है और ये एक चौथा पेयर ऑपोजिट मेरे को मिल गया है। ठीक है, अब कई लोग यहां पे क्वेश्चन ये सोच रहे होंगे कि सर अगर ऑड नंबर ऑफ पीपल हुए अरेंजमेंट में, तो भाई जरूरी थोड़ी ना मैं हमेशा यही बोलूंगा कि देयर आर 6 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कल, देयर आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कल, नॉट अ कंपल्शन, राइट। मैं आपको ये भी तो बोल सकता हूं कि देयर आर 5 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कल और देयर आर 7 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कल। ओके, तो उस केस में ऑपोजिट वाले पेयर्स बनाने की कोशिश भी नहीं करनी है। वापस सुन लो, ऑपोजिट वाले पेयर्स बनाने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसा मत करना कि आपने 3 तो ऑपोजिट वाले पेयर्स बना दिया और उसके बाद में एक बंदे को कहीं बीच में बिठा दिया। नहीं, मैंने क्या बोला था, बेसिक मॉडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, try to make people sit at equal distances. So if you are supposed to arrange 7 people at equal distances, 1 2 3 4 5 6 and 7, right? It is that simple. Okay, so this is how you are supposed to create places in a circular arrangement. Okay, so opposite वाला कब मिलेगा आपको, when there will be even number of people sitting around a circle. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिटवीन। अभी बात करी बिटवीन के साथ में, एग्जैक्टली बिटवीन यहां पर क्या होगा, इंप्लाइड होगा। ठीक है, तो जनरली आपको बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन बी एंड सी, इस तरीके के स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। ऑल्टरनेट प्लेस, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। नाउ देयर वर 2 मोर वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग द पोजीशन इन द लीनियर अरेंजमेंट, जो कि यहां पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वन ऑफ देम इज व्हाट, एक्सट्रीम एंड्स। ऑब्वियसली एंड्स ही नहीं है सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो एक्सट्रीम एंड्स की तो बात ही नहीं आती है, या फिर एंड्स के रिस्पेक्ट में कोई दूसरी पोजीशन भी हमें नहीं डिफाइन की जाएगी। तो दीज आर द 2 कीवर्ड्स, दीज आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स which you will not find in circular arrangement। ठीक है, आपको यहां पे रिलेटिवली डिफाइन करना है। अब देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं रिलेटिवली डिफाइन करना है, इसको एक्चुअल में करेंगे तब आपको बेटर यहां पे समझ में आएगा। तो डोंट वरी, डोंट लूज इंटरेस्ट हियर। मैं अभी थोड़ी सी देर में डायरेक्शंस डिस्कस करने के बाद एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद में विल क्विकली मूव ऑन टू द पजल्स एज वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। अब बात आती है डायरेक्शंस कैसे डिफाइन करने। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने नोटिस करा होगा कि मैं एक सर्टेन वे, मैं जब भी राइट या लेफ्ट की बात हो रही है, मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को राइट मान करके चल रहा हूं। ठीक है, अच्छा लीनियर में हमने कैसे डिफाइन करे थे डायरेक्शंस, हमने लीनियर के अंदर बात करी थी कि भाई लीनियर में तो हम ये कंपास फॉलो कर लेते, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और नॉर्थ के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट कर दिया, ईस्ट के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट कर दिया, साउथ के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट कर दिया एंड सो ऑन, राइट। सर्कल में कैसे करेंगे भाई, जेन्युइन सी बात है, सर्कुलर अरेंजमेंट में तो अगर यू हैव टू मेक 8 पीपल सिट अराउंड अ सर्कल, देन यू हैव ऑल 8 डायरेक्शंस विद यू, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सारे डायरेक्शंस अवेलेबल है। तो हम इस तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बेसिस पे नहीं जज करते हैं। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट में डायरेक्शन जज करने का सिंपल सा तरीका यह है कि आप अपना बेसिक लॉजिक यूज कीजिए, जो मैंने लीनियर में भी आपको बताया था कि राइट लेफ्ट जज करने के पीछे क्या सोचना होता है, हमें यह सोचना है कि बंदा फेस किस डायरेक्शन में कर रहा है। जिस डायरेक्शन में वो बंदा फेस कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं उसका राइट और लेफ्ट जज करूंगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने ए को बैठा दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि भाई इसका राइट कौन सा डायरेक्शन होगा, तो इसके लिए ये राइट होगा। ठीक है, लेट्स से ये बी बैठा हुआ है और इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके लिए ये डायरेक्शन राइट होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। लेट्स से यहां पर सी बैठा हुआ है, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं इसके लिए लेफ्ट क्या होगा, तो इसके लिए ये डायरेक्शन लेफ्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इवन फॉर द रेफरेंस और यू कैन से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वी डोंट डू इट। हम यहां पे क्या यूज करते हैं, हम बेसिक फिलॉसफी यूज कर रहे हैं, बेसिक लॉजिक यूज कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में बंदा फेस कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका राइट और लेफ्ट जज किया जा रहा है। अच्छा, क्या यही इकलौता तरीका है? इकलौता तरीके से मेरा मतलब है कि इज इट अ कंपल्शन दैट एवरीवन हैज टू फेस टुवर्ड्स द सेंटर? नहीं। तो देखिए, ये हमारे पास में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन है? फर्स्ट, वेयर एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इसको कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा इनसाइड, व्हेन एवरीवन इज फेसिंग इनसाइड। इनसाइड का मतलब है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में सब लोग टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया। ठीक है, देयर कैन बी एन ऑल्टरनेटिव टू दिस, एवरीवन माइट फेस ऑपोजिट टू द सेंटर एज वेल, जैसे ये और एग्जांपल है। ठीक है, यहां पे भी डायरेक्शंस जज कर लेते हैं। लेट्स से ये ए है, तो अब क्योंकि ये सेंटर से बाहर की तरफ देख रहा है तो इसके लिए ये डायरेक्शन राइट हो जाएगा और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। लेट्स से ये यहां पर मैंने बोला बी बैठा हुआ है, तो इसके लिए ये डायरेक्शन लेफ्ट होगा और ये डायरेक्शन क्या होगा, राइट होगा। लेट्स से ये यहां पर सी बैठा हुआ है, तो इसके लिए ये राइट हो जाएगा और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट।
ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू जज डायरेक्शंस इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट. ओके, नाउ some of you might have read while I was explaining this, या कुछ लोग some of you might be wondering कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ. It says that while judging left or right, always look for the direction in which the particular person is facing. This is our basic modus operandi कि किस तरीके से prima facie हम यहाँ पे कैसे जज करते हैं. हम ये देखते हैं कि बंदा फेस कहाँ पे कर रहा है. बट कई बार बुक्स के अंदर ये इसके बाद में जो मैंने चीजें लिखी हैं ये लिखी हुई मिलती हैं कि इफ अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, राइट इज एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट इज क्लॉकवाइज, whereas if someone is facing opposite to the center, left is anti clockwise and right is clockwise, which is absolutely correct. बिल्कुल सही बात है. लेकिन ठीक है, कैसे सही है भाई, सोच के देखो. ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो सेंटर फेस कर रहा है तो राइट कहां जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. लेफ्ट कहां जाएगा, क्लॉकवाइज. और अगर सेंटर से बाहर फेस कर रहा है तो राइट क्या हो जाएगा, आपका क्लॉकवाइज, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. बट द पॉइंट और द प्रॉब्लम हेयर इज, स्लाइट इश्यू हेयर इज कि जनरली जब क्वेश्चन अचानक से एग्जाम में पॉपअप होता है, भाई आप वहां पे यू विल बी गिवन 60 क्वेश्चंस, राइट. 60 में से यू हैव टू अटेम्प्ट 50. तो आप पहले तो ये जज कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मुझे करना है नहीं करना. ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. तो सर्कुलर अरेंजमेंट करना है या नहीं करना है, इफ इट इज सिंपल इनफ आई विल डू इट. ठीक है, अब सिंपल इनफ कैसे पता लगेगा, तो वो कई बार हम लोग अलग अलग अपने थॉट प्रोसेस यूज करते हैं, सम ऑफ विच आर करेक्ट और फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ करेक्ट वेज टू जज अ क्वेश्चन एंड सम डोंट. ओके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे जज करना है, कि कब सही क्वेश्चन को किस मोमेंट पे अटेम्प्ट करना है. बट ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप रट करके गए हो ना, तो आपको हमेशा पहले 10-15 सेकंड डाउट रहेगा कि यार मैं सही तो कर रहा हूं ना. क्यों? क्योंकि इनसाइड, आउटसाइड, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यही सोचने में आप टाइम लगा दे रहे हो. डोंट डू इट. ठीक है, इतना टाइम तो आपके पास में है ही नहीं. ओके, ऑल्सो यहां पे मैंने 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस डिस्कस करे. कौन कौन से? ये एक ऐसा अरेंजमेंट था जिसमें एवरीवन वाज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ये एक ऐसा अरेंजमेंट था जहां पर कि एवरीवन वाज फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर. यू माइट कम अक्रॉस एन अरेंजमेंट एंड यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस एन अरेंजमेंट वेयर देयर विल बी बोथ सिचुएशंस क्लब्ड इनटू वन अरेंजमेंट. यानी कि सम ऑफ द पीपल सिटिंग अराउंड द सर्कल विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर व्हाइल सम ऑफ देम विल बी फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर. तो उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में कई बार इट बिकम्स अ वेरी डॉन्टिंग टास्क कि बार बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जज करना पड़ रहा है, उस डायरेक्शन में सोचना पड़ रहा है, राइट. सो प्लीज डोंट स्टिक टू इट. सिंपल रखो, जो जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट जज करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में आता है अप्रोच. ओके, अप्रोच की यहां पे क्या रेलेवेंस है. अप्रोच देखिए, लीनियर अरेंजमेंट में मैंने अप्रोच के अंदर आपको एक सिंपल सा फंडा बताया था. मैंने आप लोगों को सबको कहा था कि यहां पे डैशेस कभी भी पहले नहीं लगाते. ठीक है, यानी प्लेसेस पहले क्रिएट नहीं करेंगे. लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में हम एग्जैक्टली ऑपोजिट करने वाले हैं. दैट मींस मैं यहां पे सबसे पहले प्लेसेस क्रिएट करूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन विद एन अजम्पशन. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं. ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का एक सर्कुलर अरेंजमेंट है एंड देयर आर से सपोज 4 पीपल सिटिंग अराउंड इट, A, B, C एंड D. ठीक है, I'll put up a simple scenario in front of you. मैं एक बहुत सिंपल सा सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं. ठीक है, इसकी जगह मान लीजिए किसी बंदे ने यहां से शुरू करा और A, B, C एंड D इस तरीके से अरेंज कर दिया. ठीक है, सोच करके देखो, आर दीज 2 अरेंजमेंट्स डिफरेंट और दे आर आइडेंटिकल. ये सेम है या अलग अलग है? दे माइट लुक डिफरेंट बट दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल. व्हाई? बिकॉज A के राइट में कौन बैठा हुआ है, B के राइट में दिस इज C के राइट में दिस इज D एंड कंप्लीट लूप बन गया. सिमिलरली यहां पर भी A के राइट में B है, B के राइट में C है, C के राइट में D है एंड D के राइट में A आ जाएगा. दिस कंप्लीट्स द लूप, right? Moral of the story is does not matter from which point do you start. All the arrangements are same. कीपिंग इन माइंड कि आपने कुछ गलतियां नहीं करी हैं, आपने अरेंजमेंट सही करा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं. ऑल्सो यू कैन नॉट लेट द क्वेश्चन, यू नो, इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि प्लेसेस क्रिएट ना करें, रैंडम लिखते जाएं. लिखोगे कहां पर? लिखना तो अरेंजमेंट में आपको सर्कल के अराउंड ही है ना. तो सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेसेस क्रिएट करते हैं और फिर हम क्या करेंगे, एक अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे. सो देयर आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कल. हमने 8 प्लेसेस क्रिएट करी. वन थिंग टू रिमेंबर हेयर, मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स जब शुरुआत में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सपोज द क्वेश्चन सेज दैट देयर आर 8 गाइस सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड हैविंग डिनर. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऐसा कुछ बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक बंदे को यहां बैठा देंगे. नहीं, ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है. 8 लोगों को आपको सर्किल पे बैठाना है, तो द सिंपल वे टू डू इट इज
मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ऑपोजिट वाले पेयर्स बनाएंगे एंड वी विल मेक देम सिट, और विल एटलीस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक देम सिट एट इक्वल डिस्टेंसेस विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ अ टाइम. ओके राइट. इफ देयर आर 6 पीपल अराउंड अ सर्कल, फेयर इनफ, 6 लोगों को सर्कल पे बैठा दीजिए. ये लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6. लेट्स से इफ देयर आर 5 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कल, फेयर इनफ, 1 2 3 4 एंड 5. दिस इज हाउ इट विल बी. और यहां पे व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कल, आपको ऑपोजिट ना तो पूछा जाएगा ना आपको कंडीशन दी जाएगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट. ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट, हाँ, तो हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की. तो देखिए सबसे पहला टाइप कि एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला इनसाइड. दिस इज ऑल्सो योर डिफॉल्ट केस. ठीक है, ये क्या है, आपका डिफॉल्ट केस है. डिफॉल्ट केस से मेरा क्या मतलब है कि देयर आर टाइम्स व्हेन इट विल नॉट, और द क्वेश्चन विल नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन कि देयर आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड द सर्कल एंड ईच ऑफ देम इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. वो नहीं मेंशन करेगा, वो सिंपली बोल करके छोड़ देगा कि देयर आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड देन बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड सो एंड सो एंड सो. ओके, इस तरीके की चीजें हो जाएंगी. तो ये आपका हमेशा क्या बन जाता है, डिफॉल्ट केस बन जाता है. यानी कुछ मेंशन नहीं कर रहा है तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सेकंड हमारे पास में क्या आता है, एवरीवन इज फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर. भाई जरूरी तो नहीं है हर कोई हमेशा सेंटर में ही फेस करे. सो इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी वेयर एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, देयर इज आल्सो वन वेयर एवरीवन इज फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर. ओके, and the third scenario where some people are facing towards the center and others are facing opposite to the center. Now the distribution of the people की कौन कितने लोग center face कर रहे हैं, कितने लोग opposite face कर रहे हैं, it can vary question to question, from question to question. हो सकता है कि आपको ऐसा बोल दे that there are 4 boys and 4 girls sitting around a circle such that no 2 boys and no 2 girls face the center. Okay, and you say suppose one person faces towards the center, the other one or the adjacent people face opposite to the center. इस तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है. There can be a ratio of 5:3 as well. मैं बोल सकता हूँ 3 out of the given 8 face opposite to the center and the remaining 5 face towards the center. तो ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट दिया जा सकता है. बस यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, क्योंकि एक ही सर्कल के अंदर आपको इनसाइड आउटसाइड दोनों कंडीशंस दे रखी होंगी, दोनों सिचुएशंस दे रखी होंगी. तो यू हैव टू बी कॉशियस. यहां पे आपको राइट और लेफ्ट इंटरचेंज करना पड़ेगा बार बार. इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो, इसी पर्पज से मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात कही थी, जब भी राइट लेफ्ट जज करना है, जस्ट लुक फॉर द फैक्ट कि वेयर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फेसिंग. वो जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसका राइट और लेफ्ट जज कर पाएंगे. ओके, या करना हमें चाहिए. चलिए नेक्स्ट, लेट्स ट्राई आउट फ्यू क्वेश्चंस. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है. ठीक है, तो ए को मैंने यहां पे ऑलरेडी सीट कर दिया है. फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे बोल रहा है बी सिट्स 2 places टू द राइट ऑफ ए. तो जस्ट टू रिवाइज समराइज वॉट एवर वी डिस्कस टिल नाउ, 2 places टू द राइट ऑफ ए. ए इज फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, तो राइट में जाएंगे, 1 place राइट, 2 place राइट, दिस इज बी. ओके, सेकंड, सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी. अगेन मैंने अभी अभी बोला था बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन बोलना जरूरी नहीं है. सी सिट्स बिटवीन ए एंड बी मींस सी इज एट 2. थर्ड बोल रहा है डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए. अगेन इमीडिएट लेफ्ट बोलना जरूरी नहीं है. डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए. ए सेंटर फेस कर रहा था, ये इसका लेफ्ट होगा, दिस इज डी एट 8. D and E sit at alternate places. D and E sit at alternate places. Alternate का मतलब क्या होता है? There is one person in between. तो देखिए D के राइट में तो alternate place पे कौन बैठा हुआ है? C बैठा हुआ है. That means E must be sitting at 6. ठीक है, that is the alternate position in the other direction. Okay. Next बोल रहा है E and F sit at adjacent places. तो obviously मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? Possibilities बनानी पड़ेगी कि भाई F को मैं कहाँ बैठा सकता हूँ, या तो ये combination हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है. तो जनरली वी एंड अप मेकिंग कपल ऑफ केसेस, at least couple of cases in a good decent difficulty level of puzzle based on circular arrangement. Okay, so don't be scared with the cases. बहुत simple होते हैं. आगे चल के practice exercise जब आप लोग solve करेंगे, हम लोग practice question solve करेंगे, I'll definitely take up a lot of questions जहां पे कि cases को मैं सिखाऊंगा किस तरीके से handle करना है. Okay, चलिए एक और bonus statement. Let's say just for the sake of completing this, F यहां पर आ गया है. मैंने आपको बोल दिया कि G sits opposite to D, तो G को हम D के ऑपोजिट बैठा देंगे. और H के लिए, इफ H इज द 8th पर्सन, तो H के लिए हमारे पास में केस बन जाएगा. ठीक है, कि इनमें से एक जगह पे F आएगा और एक जगह पे H आएगा. ठीक है, सीम्स प्रीटी सिंपल राइट. चलिए अब इसी तरीके के स्टेटमेंट्स को ट्राई करेंगे व्हेन पीपल आर सिटिंग ऑपोजिट टू द सेंटर.
ओके तो बस क्या बदलने वाला है, राइट लेफ्ट मेजर करने का या देखने का डायरेक्शन जज करने का तरीका बदलेगा। ओके चलिए, ये बोल रहा है बी सिट्स 2 places टू द राइट ऑफ ए। अब देखो पहले मैं राइट इधर लेकर के गया था, बट नाउ ए इज फेसिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो राइट कहां पे होगा, यहां पर होगा, तो B will be at 7. Next, C sits between A and B. This is pretty much same. C is between A and B. D sits to the left of A. अब A का left इस direction में आएगा, तो this is D. D and E sit at alternate places. Same scenario. D के right में C बैठा हुआ है alternate place पे, तो left में बैठा दिया E. और मैंने बोल दिया E and F sit at adjacent places. So I hope you are understanding कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। E and F sit at all adjacent places. तो either F will be at this place or F will be at this place. These are the two scenarios which can be created. Right? I hope ये स्टेटमेंट और इसका जो हमने यहाँ पे बेसिक्स की बात करी है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब क्योंकि ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, ये दो ऐसे एरियाज हैं सीयूईटी के जहां पे कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, एंड इट विल बी not a wise decision to leave you just with this basic theoretical aspect. एक पजल तो एटलीस्ट ट्राई करना बनता है, तो एक बेसिक पजल हम लोग ट्राई करेंगे, फिर ऑब्वियसली प्रैक्टिस सेशंस हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो सारी चीजें हैं, उसके अंदर बहुत सारे और क्वेश्चंस होंगे, बट एटलीस्ट हम एक पजल यहां पे जरूर ट्राई करते हैं। ओके चलिए देखिए क्या बोल रहा है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या कह रहा है, 8 friends Ashley, John, David, Tom, Veronica, Trevor, Adriana and Jacob are sitting around a circle facing the center. Now a simple advice for you people, pause this video and try to solve this on your own. Okay चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। एशली इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जॉन। अब देखो मैंने अभी तक यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक ही पढ़ा है, ठीक है, उसमें मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, एशली इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जॉन। नाउ आप अगर सोचो कि जॉन कहां पर बैठा हुआ है, हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी अभी बात करी थी कि हम एक सर्किल बनाएंगे, प्लेसेस क्रिएट करेंगे एंड विल स्टार्ट फ्रॉम एन अजम्पशन। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जॉन इज सिटिंग एट दिस प्लेस, और ये बोल रहा है एशली इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जॉन। ओके सो दिस इज फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, दिस इज एशली। ओके सिंपल इनफ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेविड। अच्छा अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आई होप आप लोगों को बताई थी, आपको याद भी होगी। हु, हुज, विच, वेयर किसको रेफर करते हैं, जस्ट पहले वाले को। एंड बट किसको रेफर करते हैं, स्टार्टिंग वाले को। तो ये एंड किसकी बात कर रहा है, ठीक है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेविड, एशली इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेविड। अगर मैंने एंड की जगह हु लिखा होता है यहां पे, तो सेकंड टू द लेफ्ट पे कौन आता, जॉन आता, पर जॉन की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, एशली की बात हो रही है। तो एशली इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डेविड, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट, दैट मींस डेविड मस्ट बी एट दिस प्लेस। तभी देखो इसका फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट यहां पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेरोनिका एंड ट्रेवर आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। अब सोच के देखो इस पूरी सिचुएशन के अंदर वेरोनिका एंड ट्रेवर आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, इट कैन हैपन एट 2 places, 2 instances, either this और at these 2 places, ठीक है। अभी तक नहीं पता है, आगे चल के देखते हैं, बट नीदर ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एशली। ओके अब आप सोच के देखो, वेरोनिका और ट्रेवर को अगर आप इस प्लेस पे अरेंज करते हो, इस कॉम्बिनेशन में यहां पर अरेंज करोगे, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ एशली। नॉट गोइंग टू हैपन, तो इट मेक्स इट क्वाइट ऑब्वियस कि वेरोनिका और ट्रेवर कहां पर आएंगे, इस प्लेस पे आएंगे। तो मैं VT TV इस तरीके से ऑप्शन बना करके लिख रहा हूं, बिकॉज एज ऑफ नाउ मुझे ये क्लियर नहीं है कि कौन सी पोजीशन किसको मिलने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टॉम इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एड्रियाना। एड्रियाना के सेकंड राइट पे कौन है, टॉम बैठा हुआ है, ठीक है। अब सोच के देखिए कि एड्रियाना को अगर मैं यहां बैठाता हूं तो सेकंड राइट, ये तो एशली है। एड्रियाना को यहां बैठाते हैं तो टॉम यहां पे बिल्कुल आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर एड्रियाना को यहां बैठाऊंगा तो टॉम इस प्लेस पे आएगा, बट वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वाई, ईदर वेरोनिका और ट्रेवर इज ऑलरेडी सिटिंग देयर, राइट। तो हमने क्या करा, हमें बोला गया था टॉम इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एड्रियाना, तो दिस इज एड्रियाना, ठीक है, एंड फर्स्ट राइट सेकंड राइट, दिस मस्ट बी टॉम। ओके सिंपल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जेकब इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ट्रेवर। क्या बोला अब इसने, जेकब इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ट्रेवर। ओके नाउ थिंक अबाउट इट, अगर ट्रेवर यहां पर है तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट जेकब जॉन की जगह पे आना चाहिए, नॉट गोइंग टू हैपन, दैट मींस Jacob is sitting second to the right of Trevor, so Trevor must be at this place, this must be occupied by Jacob, okay,
and the other person was Veronica. Veronica must be sitting here, since Veronica and Trevor were sitting at two adjacent places. Who else is left? Ashley, John, David, Tom. ठीक है, I guess we are done with everyone. सारी चीजें आ चुकी हैं और everyone is seated. So that's it. Seems pretty simple, right? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Who is sitting third to the right left of Jacob? अब ध्यान रखना, जेकब के लेफ्ट में देखना है. तो जेकब यहां पे सेंटर फेस कर रहा है. फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट. Who is sitting third to the left of Jacob? Answer is Veronica. Which of the following pairs denotes the immediate neighbors of David? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में यूज कर लिया इमीडिएट, तो मैंने पहले ही बोला था ऑप्शनल होता है. ठीक है, डिनोट्स द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डेविड. डेविड के इमीडिएट नेबर्स कौन कौन है? एक वेरोनिका है, दूसरा कौन है? टॉम. सो योर आंसर शुड बी नन ऑफ दीस, बिकॉज डेविड के इमीडिएट नेबर्स कौन कौन होंगे? टॉम एंड वेरोनिका. ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द थर्ड पर्सन इज सिटिंग इन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड. ठीक है, तो थर्ड पर्सन यानी कि ये जो तीसरा बंदा है ये फर्स्ट टू के बीच में आना चाहिए. ठीक है, तो डेविड, वेरोनिका, ट्रेवर मींस ट्रेवर मस्ट बी सिटिंग बिटवीन डेविड एंड वेरोनिका. इज दिस ट्रू? इज समवन सिटिंग बिटवीन डेविड एंड वेरोनिका? नो, नॉट एट ऑल. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? जॉन, ट्रेवर, एड्रियाना. दैट मींस एड्रियाना मस्ट बी सिटिंग बिटवीन जॉन एंड ट्रेवर. इज दिस ट्रू? Is there someone sitting between John and Trevor? Again, no, it's not. Ashley, Jacob and Adriana. So this means that Adriana must be sitting between Ashley and Jacob. Is this true? कि Adriana is sitting between Ashley and Jacob? Yes, absolutely true. So your answer will be option C. Okay. चलिए, so with this that's it for today's video. That's it for this video, people. I hope you are enjoying these videos, okay, and you are learning a lot out of them. Okay, thank you, take care, enjoy yourselves.